नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सर। आज हम जो चर्चा करने वाले जनरल साइंस में, और जनरल साइंस में क्या कि कंपटीशन जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी, रेलवे या फिर अन्य जितने भी एग्ज़ाम, उन सभी के लेवल से हम चर्चा करेंगे। जीरो से लेकर अपर तक करेंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, जो ज़्यादातर बच्चों की शिकायत रहती है कि दर्पण समझ नहीं आता, लेंस समझ नहीं आता, उसमें सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं दर्पण। और दर्पण को हम वैसे सभी जानते हैं कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। दर्पण एक प्रकाश की घटना पर आधारित होता है। और प्रकाश की कौन सी घटना होती है जिस पर दर्पण आधारित होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दर्पण प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित होता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि लेंस प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित होता है। लेकिन हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं दर्पण की, इसलिए दर्पण प्रकाश की परावर्तन की घटना पर आधारित होता है, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और परावर्तन की घटना होती क्या है कि जब कोई प्रकाश विकिरण किसी अपारदर्शी सतह पर, मान लीजिए ये कोई अपारदर्शी सतह है और इस पर कोई विकिरण आपतित होती है, तो ये विकिरण क्या करती है, इस अपारदर्शी सतह से, मतलब अनट्रांसपेरेंट जो सरफेस है, इससे टकरा कर वापस से इसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से ये आई थी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो दर्पण है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें आप सभी जानते हैं कि दर्पण कौन कौन से प्रकार के होते हैं। एक तो दर्पण होता है समतल दर्पण, और एक दर्पण होता है गोलीय दर्पण, जो कि हम लिख देते हैं। एक तो समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जैसे प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, जितने भी दर्पण हैं, ये सब क्या है, प्रतिबिंब बनाते हैं, किसी भी वस्तु की इमेज बनाते हैं। और प्रतिबिंब जो होते हैं, जैसे हमने कई बार पेपर में देखा है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा होगा या किस तरीके का होता है। या फिर गोलीय दर्पण में पूछ लिया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि या तो वास्तविक होता है या आभासी, या फिर वास्तविक या आभासी में एक होता है, और वैसे देखें तो उल्टा या सीधा होता है। और एक तीसरा होता है कि वस्तु के आकार से छोटा बड़ा बराबर होता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब तो कैसा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। इससे पहले हम ये बता देते हैं आपको कि देखो दोस्तों, जो गोलीय दर्पण है, कई बच्चों के दिमाग में ये होगा कि हमने तो गोलीय दर्पण पढ़ा ही नहीं। लेकिन वो क्या है कि ज़्यादातर जितने भी पढ़ाने वाले वो नॉर्मल ये पढ़ा देते हैं, जैसे एक तो उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल और अवतल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पर हम पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। यदि जैसे विकिरणों का प्रतिच्छेदन यदि वास्तव में होता है, तो वहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और यदि जहाँ पर विकिरणों का प्रतिच्छेदन वास्तव में न होकर एक कल्पना मात्र से होता है, या फिर जहाँ पर कल्पना की जाती है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है, जो कि हम चित्र से आपको समझाएंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या है, आपको ये बता दें कि समतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो किस तरीके का बनता है। देखो दोस्तों, अभी थोड़ा सा एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर अपन चर्चा करते हैं।
समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि काल्पनिक इमेजनरी काल्पनिक प्रतिबिंब मैंने अभी आपको बताया कि जैसे यदि विकिरण वास्तव में न टकराकर यदि उनकी कल्पना की जाती है तो वहाँ पर एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये बात ध्यान रखना कि जहाँ पर प्रतिबिंब काल्पनिक हो, कई बार सीधे ऑप्शन इस तरीके से देता है कि हम ऑप्शन से पता लगा सकते हैं, जहाँ पर काल्पनिक और सीधा का मेल हो, इसका मतलब कोई भी प्रतिबिंब जहाँ काल्पनिक होता है वो सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, उल्टा होता है। यहाँ पर समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक है, सीधा है और कैसा है, बराबर है। समतल दर्पण में क्या है, जैसे समतल दर्पण को हम नॉर्मली इस तरीके से लेते हैं, दर्पण की एक सतह को क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, जिससे वो सतह अपारदर्शी सतह हो जाती है और उसमें आसानी से क्या दिखाई दे जाता है, प्रतिबिंब। और ये जो जिस पॉलिश से दूसरी तरफ की वाली जो सतह है, जैसे कि ये जो सतह है ये कहलाती है परावर्तक सतह, क्योंकि किसी भी बिंब, यदि हम जैसे किसी वस्तु को बिंब बोले या फिर हम उसे वस्तु बोले, बात एक ही है, तो बिंब या वस्तु से जो विकिरण आती है वो विकिरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है, जो कि हमारी आंखों पर क्या बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। यहाँ पर समतल दर्पण से रिलेटेड आपने कई वैसे भी क्वेश्चन देखे होंगे कि जैसे समतल दर्पण की लंबाई कितनी हो जिससे किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखा जा सके, उस बिंब की लंबाई की तुलना में उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए दर्पण की। तो कई बार क्वेश्चन को वैसे दे देता है न्यूमेरिकल टाइप में कि कोई 10 मीटर की कोई वस्तु है और वो समतल दर्पण के सामने रखी गई है, तो इसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, न्यूनतम कम से भी कम मिनिमम 5 मीटर उस समतल दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं किसी भी बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उस बिंब की तुलना में समतल दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। अब इसमें जैसे और भी इससे रिलेटेड हम क्या यहाँ पर शॉर्ट में आपसे चर्चा कर रहे हैं और वो भी अच्छे तरीके से। इसमें समतल दर्पण में बाद में जाकर जैसे और भी कई सारे क्वेश्चन जैसे निकल कर आते हैं कि भाई यदि जैसे देखो अभी हम नए पेज पर चर्चा करते हैं आपसे। जैसे कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि दो समतल दर्पणों को यदि समांतर रख दिया जाए तो उनके सामने रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, या फिर दो समतल दर्पणों को 180 डिग्री पर रख दिया जाए तो उनके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब कितने दिखाई देंगे, या फिर दो को लंबवत रख दिया जाए। देखो यहाँ पर नॉर्मली जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, या तो दो समतल दर्पणों को समांतर रखा जाता है या फिर दो समतल दर्पणों को लंबवत रखा जाता है या फिर दो समतल दर्पणों को 180 डिग्री पर रखा जाता है। जिसमें क्या है कि नॉर्मली हम ये बता देते हैं कि यदि समांतर रखा जाता है समतल दर्पणों को तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, और यदि लंबवत रखा जाता है तो प्रतिबिंबों की संख्या 3 होती है।
और यदि 180 डिग्री पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब एक ही बनता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि कई बार हमारे दिमाग में ये बातें याद नहीं रह पाती हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखना है। यदि हमें कहीं पर भी दो समतल दर्पणों के बीच का कोण दिया गया हो तो वहाँ पर सीधा सीधा प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1, इससे हम सीधा किसी भी मतलब या फिर किसी भी दर्पण में मतलब किसी भी समतल दर्पण में यदि उनको दो को समांतर रखा जाए या फिर लंबवत या फिर किसी भी एंगल पर रखा जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसको करके हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली, यदि दो समतल दर्पणों को समांतर रखा जाता है तो हमारे पास, हमने अभी याद किया था कि अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन इसको यहाँ से हम प्रूफ करके बताते हैं। देखो, यदि दो समतल दर्पण समांतर रखे जाते हैं तो वहाँ पर थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है, क्योंकि कोई भी दो वस्तुएं या फिर पदार्थ यदि समांतर होते हैं तो वहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर हम इसमें थीटा की जगह 0 डिग्री रख के देखें तो यहाँ पर 360 डिग्री अपॉन 0, इसका मतलब अनंत होता है। और अनंत में चाहे तो कुछ घटाए या फिर जोड़े, वो क्या आता है, अनंत ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे हम इसको लंबवत रख के देख लें, उससे भी हम इसको बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। देखो, जैसे लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसमें यदि हम थीटा की जगह वैल्यू 90 डिग्री रखें तो जब 360 डिग्री में 90 का भाग दिया जाता है तो हमारे पास यहाँ पर ये 4 आता है, और 4 में से यदि 1 को घटाया जाता है तो 3 आता है। तो यहाँ पर सीधा ये सिद्ध हो चुका कि यदि दो समतल दर्पणों को लंबवत रखा जाता है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आती है, 3 आती है। इसी तरीके से हम 180 डिग्री का कर सकते हैं। किसी भी एंगल का हम इस फॉर्मूले से मान निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया और मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यदि दो समतल दर्पणों के मध्य का एंगल 40 डिग्री है, कितने डिग्री है, 40 डिग्री, तो बताइए प्रतिबिंबों की संख्या, मतलब उसके सामने कोई बिंब रखा है, वस्तु रखी है, तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो, हमें जो थीटा की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, थीटा की वैल्यू दी गई है 40 डिग्री। कितनी दी गई है, थीटा इक्वस टू 40 डिग्री। अब यहाँ पर जब 360 डिग्री अपॉन में 40 माइनस में 1, तो यहाँ पर 9 माइनस 1 बराबर 8 आता है, जो कि हमारा आंसर क्या होगा, गलत है। क्योंकि हम ये फॉर्मूला ज़्यादातर याद कर लेते हैं और फिर इस तरीके से जब इसको करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, गलत। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी 360 डिग्री अपॉन थीटा, जैसे ये 360 डिग्री अपॉन थीटा है, थीटा का जो भी मान हम ले रहे हैं, यदि इसका मान कोई ऑड नंबर आता है, मतलब विषम संख्या आती है, तो इसमें से 1 को नहीं घटाया जाएगा। वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा बिना 1 को घटाए। जैसे यहाँ पर जब हमने 40 डिग्री एंगल रखा तो हमारे पास 360 डिग्री बटे में 40 डिग्री हमने किया तो यहाँ पर 9 आया। अब इसमें से क्या करना है, हमको 9 में से 1 को नहीं घटाना है। हमारा आंसर क्या होगा, 9 ही होगा, क्योंकि हमेशा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कैसी आएगी, ऑड नंबर आएगी, विषम संख्या आएगी। लिए 1 को नहीं घटाना ऐसी कंडीशन में, तो हम आसानी से वहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या। तो दोस्तों ये हम सभी को ध्यान रखना है कि हमने जो अभी चर्चा करी है वो चर्चा करी है समतल दर्पण की।
और इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे और गोलीय दर्पण की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों।